Hello everyone, welcome to our YouTube channel Future Series Institute. I am Shivam Sharma, your GK teacher, and today we'll be studying a topic of history which is the revolt of 1857 या सन 57 की जो लड़ाई थी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पूरा वो रिबेलियन था, रिवॉल्ट था, क्यों हुआ, कौन कौन से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे एंड इसके क्या रीजंस थे, इस चीज़ को हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में वो हम कवर करेंगे। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज द टॉपिक ऑफ टुडे। हाँ। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके कुछ अलग अलग नाम दिए गए थे। ठीक है, जैसे कि सिपॉय म्यूटनी या फिर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो भी था उस चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे। बट फर्स्ट लेट्स रीड इट। द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन इवेंट ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटनी, द सिपॉय म्यूटनी, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। It began on 10th of May 1857 at Meerut as a mutiny of sepoy of the British East India Company's army. Sepoys in Presidency of Bengal revolted against the British officers. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के हैं। उसके निकनेम्स हैं, जैसे कि द ग्रेट इंडियन इवेंट ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटनी, द सिपॉय म्यूटनी, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें रिवॉल्ट ऑफ 18 सॉरी ये सारे नाम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम है। अब इसमें एक वर्ड दो बार आ रहा है जिसका मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो, जो कि है म्यूटनी। ये दो बार आ रहा है। अब इस म्यूटनी शब्द का अर्थ क्या होता है? म्यूटनी शब्द का अर्थ होता है जब भी एक आर्मी में जूनियर सोल्जर्स अपने सीनियर ऑफिशियल्स पे हमला कर देते हैं। समझिए, अगर एक सोल्जर ने अपनी कंपनी के ऑफिसर पे हमला कर दिया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक म्यूटनी। तो जैसे कि आपको पता है कि 1857 में मंगल पांडे ने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स पे हमला कर दिया था, जिसके बाद से बेसिकली पूरा सिपॉय म्यूटनी चालू हुई थी। तो इसी वजह से हम इसको द इंडियन म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं या द सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? 10th ऑफ मई 1857 को। कहाँ पर? मेरठ में। अच्छे से याद करना है इस चीज़ को, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एंड वेयर डिड इट स्टार्टेड। मेरठ में हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या था? एक म्यूटनी हो गई थी। जो सिपॉइज थे, ये सिपॉइज क्या होते हैं? ये सबसे लोएस्ट रैंक होती थी ईस्ट इंडियन आर्मी में। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसकी सबसे छोटी रैंक को हम सिपॉय कहते थे। सिपॉय वर्ड ये अंग्रेज कहाँ से लाए थे? सिपाही वर्ड से। जो हमारे हिंदी में वर्ड होता है सिपाही, ये वर्ड सिपॉय जो है ये वहीं से आया है, सिपाही वर्ड से। उसको उन्होंने बेसिकली अपनी इंग्लिश में क्या कह दिया? सिपॉय। अब सिपॉय जो थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे हमला किया था। क्यों किया था एग्जैक्टली वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, द कॉज ऑफ म्यूटनी आर हार्ड टू पिन डाउन एंड हैव बीन मच आर्ग्यूड अबाउट। बिफोर द रेबेलियन देयर वर 50,000 ब्रिटिश ट्रूप्स एंड 300,000 सिपॉयज सर्विंग इन द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की जो क्रांति थी उसके रीजंस जो थे ना वो थोड़े डिफिकल्ट है पिन डाउन करना। पिन डाउन करने का मतलब होता है उन रीजंस को पॉइंट आउट करना कि हाँ हम कह सकते हैं कि भाई इसी रीजन की वजह से लड़ाई हुई थी, क्योंकि कोई सिंगल रीजन नहीं था, बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे एंड बहुत सारे छोटे छोटे रिबेलियंस हुए थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत बड़ी क्रांति नहीं थी जिसमें हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ आगे बढ़े। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे हुई थी। कहीं पे मेरठ में हो गई, कहीं पे दिल्ली में हो गई, कहीं झांसी में, कहीं अवध में, छोटी छोटी जगह पे लड़ाई हुई थी। तो एक और चीज क्या लिखी गई है कि रिबेलियन से पहले 50,000 तो अंग्रेज सैनिक थे, ब्रिटिश ट्रूप से 50,000, और 3 लाख 300,000 या 3 लाख इंडियन थे, सिपाही जो थे, सिपॉय। तो आप देख सकते हैं कि वी हैड 6 टाइम्स देयर नंबर्स। ब्रिटिश इंडियन आर्मी है बट उसमें हर एक ब्रिटिश सैनिक के लिए 6 इंडियन सैनिक है। बट आप
बिलीव नहीं करोगे कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी वहाँ पर। उस डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड से कि क्या कॉजेज़ ऑफ रिबेलियन थे, क्यों किया गया था एंड क्या अलग-अलग जगह रिबेलियन हुए थे। अब उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। हाँ, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉजेज़ कि किस कारणवश ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, क्या रीज़न्स थे उसके एंड उनको हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट रीज़न क्या है? पैथेटिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब कंडीशन आपको पता ही है, क्या अवस्था है, क्या इस वक़्त सिचुएशन है उसको हम कंडीशन कहते हैं। पैथेटिक मतलब बहुत बेकार, बिल्कुल बेकार उस चीज़ को हम कहते हैं पैथेटिक, एकदम घटिया। और सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल प्लस इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल रीजंस थे कुछ। सोशल रीजंस भी थे एंड इकोनॉमिकल रीजंस भी थे कि क्यों ये रिवॉल्ट किया गया था। सोशल क्या होते हैं? सामाजिक रीजंस, कि हमारे समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं उसको हम सोशल रीजंस कहते हैं। जैसे कि हमारे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, ये सारे सोशल रीजंस में आते हैं। इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बात हो रही है पैसे से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक का मतलब तो हो गया पैसा, रुपया, और सोशल मतलब हो गया समाज। ठीक है? समाज और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी हमारी, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, उसको हम क्या कहते हैं? सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। अब एक बार इसको पढ़ते हैं हम। नॉट अ शिलिंग वाज स्पेंट फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेजरी ऑन द डिफेंस ऑफ इंडिया। The severe famines devoured millions of people remained issues that were never addressed. अब इन दो लाइनों को पढ़िए। Not a shilling was spent from the British treasury on the defense of India. शिलिंग क्या होता है? शिलिंग में मैं एक बार समझाता हूँ। शिलिंग इज बेसिकली छोटी करेंसी। जैसे कि हमारे इंडिया में बड़ी करेंसी क्या है? रुपया इज द बड़ी करेंसी, है ना? और रुपए से छोटा क्या आता है? पैसा। 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। वैसे ही अंग्रेजों के क्या होता है? उनकी बड़ी करेंसी तो होती है पाउंड्स, और उनकी छोटी करेंसी होती है शिलिंग। ठीक है? तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा शिलिंग भी, मतलब एक पैसा भी है ना, अंग्रेज सरकार की खजाने से इंडिया के डिफेंस पे नहीं लगा। दरअसल बहुत ज़्यादा फेमाइंस आ गई थी। फेमाइंस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सूखा पड़ जाता है और सारी फसलें नष्ट हो जाती है और भुखमरी हर जगह फैल जाती है खाने की कमी से। तो फेमाइंस पे इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे बंगाल की फेमाइंस में, और अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। तो लोगों को एक बात तो समझ आ रही थी कि ये भैया, ये अंग्रेज कुछ भी करने आए हैं, ये हम पे राज करने तो नहीं आए हैं, क्योंकि अगर एक राजा होता तो वो अपनी प्रजा की रक्षा जरूर करता है। सेकेंड है द टेन्योर ऑफ डलहौजी was pathetic as far as the concern of Indian natives are concerned. The feelings of unrest that was growing among the Indian finally got manifested in the form of revolt of 1857. लॉर्ड डलहौजी जो था, उसका जो टेन्योर था, टेन्योर मतलब उसका शासनकाल, टेन्योर का मतलब क्या होता है? शासन। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शासन है। ठीक है? तो जो लॉर्ड डलहौजी था ना, इसका शासन जो था बहुत ज़्यादा ही खराब था इंडियंस के लिए। और इंडियंस इतना चिढ़ चुके थे इस व्यक्ति से, इसकी पॉलिसीज से, और ये जिस तरीके से हमारे देश को गवर्न कर रहा था, कि हम फाइनली टूट पड़े इन पे 1857 के रिवॉल्ट के माध्यम से। Indian public, which does not like sudden changes, was applied with new laws and customs which were anathema to Indian society. Some of them were allowing widows to remarry, abolishing practice of sati, which was considered revered at that time, establishing the land revenue system which never existed before. Widows Remarriage Act was introduced by Lord Dalhousie, but it was approved by Lord Canning in 1856. The Hindus saw it as a sequel to abolition of sati regulation 17, and it took and took it as a threat to Hinduism.
अब देखिए क्या हुआ, इंडियन पब्लिक विच डज नॉट लाइक सडन चेंजेस। अब इंडिया है ना, हमेशा से इंडिया की, हमारे भारत की एक रेपुटेशन रही है कि इंडिया इज अ कंजर्वेटिव नेशन। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब कि हम जो हैं थोड़े बंद विचारों वाले हैं। ठीक है, हमारे विचार जो हैं वो थोड़े खुले नहीं हैं, हम लिबरल नहीं हैं, हम कंजर्वेटिव हैं। एंड आज भी ये बात काफी हद तक ट्रू है, वी आर क्वाइट कंजर्वेटिव, कि मतलब हम जल्दी से जल्दी चेंज नहीं चाहते। एंड स्पेशली अगर वो चेंज हमारे धर्म में हो, हमारी सामाजिक स्थिति पर हो, कल्चर पर हो, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। दंगे भड़क जाते हैं हमारे देश में, आपको पता ही है इस बात पर। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ चीजें हमारी अबॉलिश कर दी और कुछ नए लॉज लिया। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, सती को अबॉलिश किया और विधवा औरतों को फिर से शादी करने का हक दिया, और उसी के साथ साथ में जमींदारी सिस्टम लिया है। अब इसमें से जमींदारी सिस्टम जो था वो तो बिल्कुल गलत था, बट विडोज रीमैरिज एक्ट और सती प्रथा जो थी वो एक बिल्कुल सही काम किया था इन अंग्रेजों ने, जो उनके इकलौते अच्छे कामों में है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि लोग जो थे ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। वो सोच रहे थे कि हमारे धर्म पर हमला हो रहा है। उस टाइम में सती प्रथा को बहुत पवित्र प्रथा मानी जाती थी। ये कहा जाता था कि अगर एक औरत अपने पति के पीछे सती हो जाती है, पहले तो एक्सप्लेन करने दो सती क्या होता है। सती प्रथा में एक्सप्लेन करते हैं पहले तो। सती प्रथा इज बेसिकली कि लेट्स से एक औरत है, अ वुमेन, एंड उसकी शादी हो रखी है एक आदमी से, अ मैन। ये शादी का सिंबल होता है बेसिकली, डबल रिंग्स। ठीक है, और फॉर सम रीजन उनकी शादी खत्म हो गई क्योंकि उसके आदमी की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो क्या किया जाता था, इस औरत को भी इसी के साथ में चिता पर जला दिया जाता था, वो भी जिंदा। अगर आपने हल्की फुल्की कभी भी चोट लगी है ना आग से, कभी अगर हल्का सा दिया लग गया दिवाली के वक्त या पटाखे की चिंगारी लग गई, तो आपको पता होगा कि जलने में कितना दर्द होता है। इनफैक्ट जल के मरना इज प्रोबेबली द मोस्ट पेनफुल डेथ। ठीक है, पुराने टाइम में जो सबसे घिनौने अपराधी होते थे ना, उनको जला के मारा जाता था। और बहुत बार उनको भी जला के नहीं मारते थे, क्योंकि जला के मरना इज द मोस्ट पेनफुल, सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीका है खत्म होने का। एंड लोग जो थे इसको एक पवित्र तरीका मानते थे, कहते थे कि सती प्रथा बहुत पवित्र एक यज्ञ है, एक योजना है जो हमें करनी चाहिए, बहुत पवित्र रिचुअल है। अंग्रेजों ने उसे बैन कर दिया रेगुलेशन एक्ट 17th में। ठीक है, उसी के साथ साथ जब लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विडोज को हक दे दिया री मैरिज का, विधवा औरतों को बोल दिया कि आप लोग री मैरिज करते हो, तो लोग और ज्यादा चिढ़ गए। उनको ये लगा कि भाई तुम राज करने आए हो, राज करो ना, क्यों हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो। जो कि एक प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे मुगल्स की अगर हम बात करें, मुगल्स ने अपने कार्यकाल में बहुत बुरी बुरी चीजें की। बहुत सारे मुगल शासक, बहुत सारे क्या, लगभग सारे मुगल शासक जो थे, एक आप कह सकते हो बहुत ही बर्बरिक टाइप के रूलर थे, मतलब बहुत क्रूर थे। औरंगजेब हो गया, जहांगीर हो गया, आपका बाबर हो गया, ये सारे रूलर जो थे बहुत ज्यादा क्रूअल थे, बहुत क्रूर थे, बहुत ही बुरे इंसान थे। पर तब भी उन्होंने कभी धर्म में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भाई धर्म जो है एक स्ट्रॉन्ग चीज है, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कभी भी हिंदुओं की प्रथा नहीं बदली। बट ये अंग्रेज क्या करने लग गए, ये आके हिंदुओं की प्रथा चेंज करने लग गए। ठीक है, जिससे हमारे लोग बहुत ज्यादा चिढ़ गए। तो ये पहला रीजन था, पैथेटिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था उस वक्त देश की पूरी गड़बड़ा चुकी थी। हाँ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। द एनेक्सेशन ऑफ सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, करौली, उदयपुर, भगत etc. by the notorious doctrine of lapse caused the general hateful sentiment among Indian public. In Nagpur, there was an open auction of royal belongings. Doctrine of lapse was the reason why Rani Lakshmi Bai joined the rebellion. कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब जिस चीज की बहुत ज्यादा बुरी रेपुटेशन हो, बैड रेपुटेशन। अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान नोटोरियस है, तो मतलब उसकी रेपुटेशन और उसकी इज्जत समाज में अच्छी तरीके से नहीं है, थोड़ी बुरी इज्जत है, बैड रेपुटेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बैड रेपुटेशन क्यों थी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, एक डॉक्यूमेंट था
एक नया लॉ निकाला था इन्होंने, अंग्रेजों ने, जो बेसिकली क्या कहता था कि अगर एक राजा, कोई भी राजा हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो राजा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। ठीक है, वारिस ढूंढने वाली चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, एक संपत्ति का वारिस, या फिर इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एयर। ठीक है, एयर को क्या बोला जाता है, वारिस बोला जाता है। तो यूजली सारे देशों में क्या होता है, राजा का बड़ा पुत्र जो होता है, किंग का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसको हम क्राउन प्रिंस कहते हैं, जिसे युवराज कहा जाता है हिंदी में, उसको ये संपत्ति मिल जाती है। बट फॉर वट एवर रीजन, अगर ये क्राउन प्रिंस की डेथ हो गई, युवराज की डेथ हो गई, तो उसके भाइयों पे जाती है ये संपत्ति, जो छोटे प्रिंस होते हैं। एंड अगर लेट से उनकी भी अगर मृत्यु हो जाए, राजा के सारे बच्चे खत्म हो जाए, या राजा के कोई बच्चे ही नहीं हुए, तो क्या होता है, ये राज्य जो है उसके भाई पे चले जाता है। ठीक है, ये चीज थी हमारे इनहेरिटेंस लॉस, ऐसे काम करते रहे मोस्टली सारी जगहों पे। ठीक है, बट अंग्रेज क्या नियम ले आए कि अगर राजा का बेटा नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, फिर चाहे उसके 20 भाई क्यों ना हो, उसकी जमीन जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास आ जाएगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस वजह से सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, करौली, उदयपुर और भगत जैसी जगहों पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा बना लिया। ठीक है, और बात तो यहां तक बिगड़ गई कि नागपुर में क्या हुआ, जो शाही बिलोंगिंग्स थी, रॉयल बिलोंगिंग्स, मतलब जो शाही खानदान की चीजें थी, उनकी उनका ऑक्शन हो गया, ओपन ऑक्शन या नीलामी हो गई, बोली लगने लग गई। यूजुअली हमारे हिंदू धर्म में या फिर राजतंत्र में है ना, अपनी चीजों को बेचना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो उस वजह से ये एक बहुत ही गलत चीज हुई थी कि उनका पूरा शाही खानदान का जो जायदाद थी वो खुलेआम नीलामी हो गई उसकी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही वो कारण था जिसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी रानी लक्ष्मीबाई की। उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था, है ना, और उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी जल्दी। तो क्योंकि उनका बेटा अडॉप्टेड था, और अडॉप्टेड बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नज़रिए में बेटा नहीं है, तो इस वजह से ये बोला गया कि रानी लक्ष्मीबाई को भी झांसी जो है छोड़नी पड़ेगी। और अब वो इसलिए अपने देश के लिए मतलब अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए आ गया है, क्योंकि वो झांसी नहीं देना चाहती थी अंग्रेजों को। ये था हमारा दूसरा कारण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब कुछ अदर कॉजेज भी थे। अदर कॉजेज क्या थे? इल ट्रीटमेंट विद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? आखिरी मुगल बादशाह, ठीक है, द लास्ट मुगल एम्परर। तो बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज क्या समझते थे, इसको समझते थे एक बुढ़ा जो पावर होल्ड करके बैठा हुआ है, और उसको एलिमिनेट करना चाहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लॉर्ड एलनबरो। पुराने राजा बादशाह क्या करते थे, सिक्कों पे ना अपनी छवि या अपना नाम छपवा लिया करते थे। ऐसा अगर ये कॉइन होगा तो इधर अपना मुंह छपवा लेते थे, हैं, और इधर अपने नाम को लिखवा लेते थे। लॉर्ड एलनबरो ने क्या करा, बहादुर शाह जफर का नाम सिक्कों में से हटा दिया। इवन दो वो अभी भी राजा था, दिल्ली का बादशाह था, उसका नाम हटा दिया गया। उसी के साथ साथ क्या हुआ, ही वॉज ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी टू वेकेट द रेड फोर्ट एंड शिफ्ट टू मेहरौली एरिया आउटसाइड दिल्ली। तो लॉर्ड डलहौजी आया, उसने क्या बोला बहादुर शाह जफर को कि भाई तू अपना ये जो है ना किला, इसको छोड़ दे और शहर के बाहर रहने लग जा। उसके लिए कोई इज्जत नहीं थी उनके मन में। ठीक है, मतलब बेसिकली आप क्या कह रहे हो, एक राजा को उसी का घर छोड़ने के लिए कह रहे हो, और कह रहे हो कि अपने राज्य से बाहर रह ले। तो अगेन वो भी चीज़ गलत थी। उसी के साथ साथ में बाय दिस टाइम द पीपल ऑफ इंडिया हैड बिकम नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, जब हम पुराने समय की याद करते रहते हैं। बहुत बार ऐसे पेरेंट्स ही बोलते हैं ना हमारे, हम पुराना समय कितना अच्छा था, नॉस्टैल्जिया कहते हैं हम इसे। सो नॉस्टैल्जिक अबाउट द मुगल रूल एंड वांटेड टू सी बहादुर शाह एम्परर ऑफ इंडिया।
तो बेसिकली क्या था कि लोग जो थे वो नॉस्टैल्जिक होने लगे, लोगों को याद आने लगे कि मुगल्स अच्छे थे भाई अंग्रेजों से, तो कम से कम इतनी दखल तो नहीं करते थे, कम से कम हमें गुलामों वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती थी। इस कारणवश लोग जो थे वो चाहते थे कि वापस बहादुर शाह जफर को बादशाह बना दिया जाए, इंडिया का एम्परर बना दिया जाए। और उसी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग ने तो सीधा क्या बोल दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद में मुगल्स को बादशाह बोला ही नहीं जाएगा, मुगल्स को एम्परर बोला ही नहीं जाएगा, उनको क्या टाइटल दे दिया जाएगा, प्रिंस का, राजकुमार का। अब आप एक बार बात सुनिए, जो ये जो प्रिंस वर्ड होता है ना, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, राजकुमार, प्रिंस, प्रिंस होना कितनी बड़ी बात है, बट असलियत में इस प्रिंस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक राजकुमार पे कोई ताकत नहीं होती, राजा पे ताकत होती है ना। तो उसी वजह से आपने सबसे बड़ा टाइटल क्या होता है, एम्परर का, बादशाह का, सुल्तान का, वो टाइटल तो आपने इससे छीन लिया और आपने उसको प्रिंस बना दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई उसकी, ठीक है, जैसे ये मुगल्स बोलते हैं उसकी तौहीन हो गई, है ना। तो इस वजह से लोग चिढ़ चुके थे कि क्यों हमारे बादशाह के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये था कारण नंबर 3। अब अगला कारण था क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज बेसिकली क्या होते हैं, क्रिश्चियन धर्म फैलाने वाले, जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं, रिलीजन को एक्सपैंड करते हैं, उन्हें मिशनरीज बोला जाता है, ठीक है। द इंक्रीज्ड एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वर सीन विद सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है शक की नजरों से देखा जाना, शक की नजरों से देखा जाना, ठीक है। तो सीन विद सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट मतलब थोड़े भरोसा ना करना उन पे। They tried their best to convert as many people as they could and indulged in false propaganda against the faith and religions of Hindus and Muslims. The Padris were appointed an army to teach the sepoys about Christianity. तो बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे, लोगों को बहला फुसला के हिंदू और मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर दिया करते थे क्रिश्चियनिटी में। अब देखिए किसी का धर्म फैलाना, अपने धर्म को फैलाना या अपने धर्म के बारे में बताना गलत नहीं है, बट किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना, उसको धोखाधड़ी से अपने धर्म में कन्वर्ट करना, वो बहुत गलत चीज़ है। एंड अंग्रेज यही करते थे, गरीब लोगों के पास जाते थे, उन्हें बोलते थे कि हम तुम्हें साल भर का खाना देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ। अब ऑब्वियसली जो इंसान भूखा मर रहा है वो उसको खाने सबसे बड़ी बात है, उसके लिए खाना सबसे बड़ा भगवान है, तो वो कन्वर्ट हो जाता था, है ना। और वो क्या करते थे, ऐसे पादरी, पादरी कौन होते हैं, जो फादर्स होते हैं इनके चर्चेज में जो बैठते हैं फादर्स, उन्होंने क्या करा, फादर्स को अपॉइंट कर दिया आर्मी में, ताकि जो सिपाही थे हमारे, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो ये एक और कारण बन गया, कारण नंबर 4। अब है मेजर कॉज क्या था। अब हम आते हैं, ये सारे कॉज तो जो थे माइनर कॉजेस थे, मतलब कि हाँ दिक्कत की बात थी, पर एक बड़ा कॉज जो था जिसकी वजह से आंदोलन फैला वो ये था, there were some changes in the terms of in their service which may have created resentment. As East India Company expanded, soldiers were now expected to serve in less familiar regions as in Burma, and also to make do without the foreign service remuneration they had got previously. Remuneration का मतलब होता है एक स्पेशल तरह की सैलरी जो किसी काम के लिए दी जाती है। समझो आप कभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एंड वो कंपनी आपको एक फॉरेन ट्रिप पे ले जाए, ऑफिस ट्रिप पे ले जाए, एंड उस ऑफिस ट्रिप का सारा खर्चा वो कंपनी उठाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ने लगी ना, उन्होंने क्या बोला, भाई ब्रिटिश सैनिक सेना में जो इंडियंस काम करते थे, अब उन्हें बर्मा जैसी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो आज तक कभी गए नहीं, बर्मा जो आज हमारा म्यांमार है। और उसी के साथ साथ पहले इनको क्या मिलती थी, ये फॉरेन सर्विस की अलग एक स्पेशल फीस मिलती थी, वो इन्होंने फीस भी बंद कर दी। तो उस बात में लोग चिढ़ गए कि एक तो तुम हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, ऊपर से इसके लिए जो हमें ओवर टाइम पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो। उसी के साथ साथ अनदर फाइनेंशियल ग्रीवियंसेस स्टेम्ड फ्रॉम द जनरल सर्विस एक्ट। एक जनरल सर्विस एक्ट आया जो एक और दिक्कत खड़ी कर गया, विच डिनाइड रिटायर सिपॉइज अ पेंशन।
This applied only to new recruits, but older sepoys suspected that it might be applied to those already in service. जनरल सर्विस एक्ट ने क्या बोला कि जो सैनिकों को पेंशन मिलती है ना, सर्विस के बाद में बुढ़ापे की जो पेंशन मिलती है, वो इन्होंने कैंसिल कर दी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या बोला कि जो अब आर्मी में नए जने आ रहे हैं, कि जनरल सर्विस एक्ट जिस दिन निकला उसके बाद से जो रिक्रूट्स आएंगे सिर्फ उनकी पेंशन काटी जाएगी, बट जो पुराने सोल्जर्स थे ना, उनको भी ये डर लगने लगा, उनको भी मन में एक भय बैठ गया कि अभी तो ये नए की काट रहे हैं, थोड़ी टाइम में हमारी भी काट देंगे पेंशन, हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि पूरी जिंदगी इनकी गुलामी करी, अब बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं मिल रही, वो एक और प्रॉब्लम थी। एंड उसके बाद में ऑल्सो द बंगाल आर्मी वॉज पेड लेस देन मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज विच इंक्रीज देयर फियर्स ओवर पेंशन। जो बंगाल आर्मी थी ना, देखिए 3 आर्मीज थी ब्रिटिश इंडिया में, 3 सेक्टर्स थी, बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी एंड बॉम्बे आर्मी। तो जो बंगाल आर्मी थी, उसकी जो सैलरी थी, उसकी जो वेजेस थी उनकी सैनिकों की, वो मद्रास और बॉम्बे की आर्मी वालों से कम थी। इसी वजह से बंगाल आर्मी वालों को क्या लगने लग गया कि सैलरी तो हमारी कम देते ही हैं, एंड उसी के साथ में अब पेंशन भी काट लेंगे, तो हम अपना मेक डू कैसे करेंगे, हम अपना रोजी खर्चा कैसे निकालेंगे। तो इस बात पे जो सैनिक थे वो और ज़्यादा चिढ़ गए और ज़्यादा उनका गुस्सा उबल गया, एंड फिर एक चिंगारी लगने की देरी थी, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ जलने का आइटम रेडी था, बस एक चिंगारी चाहिए थी। एंड वो चिंगारी किस प्रकार में आई वो हम देखते हैं। स्पार्क, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। वो कैसे आई वो हम पढ़ते हैं। द इमीडिएट इवेंट which angered the sepoys was about the ammunitions for the new rifles they had to use were Enfield rifles. Enfield rifles. The cartridges that were used in the new rifles had to be bitten open. The Muslims were angry because they thought that the paper cartridges had pig fat on them. This was because Muslims believed that pigs are unclean, and Hindu soldiers were angry because they believed the cartridges had cow fat in them. This was what set up the backdrop for the revolt of 1857. अब जो इमीडिएट दिक्कत आई थी ना, वो क्या आई थी, एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि एनफील्ड राइफल थी। उनके हिसाब से एनफील्ड राइफल बहुत ज़्यादा पावरफुल है पुराने मॉडल से कंपैरिजन में। बट उस टाइम क्या होता था, आज के टाइम में क्या होता है, आप मैगजीन लोड करते हो किसी गन में एंड इट इज़ रेडी टू फायर, आप उसको चला सकते हो। पुराने टाइम में जो गोली होती थी ना, वो एक कारतूस के अंदर आती थी, उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, और फिर उसको आप उसमें बारूद के साथ लोड कर देते हो और फिर आप उसे फायर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, एक अफवाह फैल गई, एक र्यूमर फैल गई उस राइफल के बारे में। अब टू दिस डे इट इज नॉट कंफर्म्ड कि ये सच थी या नकली थी। सैनिक बोलते रहे, इंडियन सैनिक, कि ये सच है, जो अंग्रेज थे वो बोलते रहे कि ये नकली है। तो हमारे पास कोई करेक्ट एविडेंस नहीं है इसका। बट क्या र्यूमर फैली कि जो ये कार्ट्रिज है ना, ये कारतूस जो है, इसके अंदर पिग फैट, सुअर की चर्बी, और काउ फैट, गाय की चर्बी यूज होती है। अब आपको पता है, गाय जो है, काउ इज अ होली एनिमल इन हिंदुइज्म। हमारे सनातन धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है, उनको एक भगवान का औहदा दिया जाता है। और जो पिग्स होते हैं, मुस्लिम्स बिलीव कि पिग्स जो होते हैं वो हराम होते हैं, दे आर अनक्लीन, पिग्स को हराम कहा जाता है। तो मुस्लिम्स जो थे वो किसी भी हालत में पिग फैट को टच नहीं कर सकते, हिंदूज जो थे वो किसी हालत में काउ फैट को नहीं टच कर सकते। तो यही वो चिंगारी थी जो चाहिए थी रिवॉल्ट के लिए। एंड इसके बाद से वो रिवॉल्ट फैलता गया एकदम आग की तरह। बहुत सारे सैनिक आगे आए, बहुत सारी बड़ी हस्तियां आगे आई, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, इसके कारण क्या थे, एंड इमीडिएट स्पार्क क्या था जिसकी वजह से रिवॉल्ट फैला। तो आई होप जो मैंने आज को आपको पढ़ाया है वो क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, पुट देम इन द कमेंट्स बिलो। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई डाउट हो या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो, तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, and I will see you in the next video. Thank you everyone. Have a nice day.